या सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब यहाँ पे आई गेस जितने भी बच्चे हैं वो लास्ट क्लास का जो मैंने कराया था अच्छे से रिविजन करके आए होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका हम जल्दी से एक बार रिकैप करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन आवर टुडेस टॉपिक विच इज योर माइटोसिस। आज की क्लास में हम लोग माइटोसिस करने वाले हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका वेटेज एग्जैक्टली क्या रहने वाला है। तो अगर हम बात करें माइटोसिस से आपका एवरी ईयर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो वन क्वेश्चन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मार्क्स। फोर। फोर। तो मतलब आज की क्लास से हम लोग 4 मार्क्स अपने गेन करने वाले हैं नीट एग्जाम के लिए। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है एंड आवर टॉपिक इज माइटोसिस। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, व्हाई सेल डिवीजन इज नेसेसरी। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है कोशिका को विभाजन करने की। मैम जब कोशिका विभाजन होगी मैम तब शरीर में वृद्धि तभी तो होगी मैम। वेरी गुड, यस जानवी आप बताओ। ग्रोथ। ग्रोथ के लिए, वेरी नाइस। और कोई कुछ बताना चाहेगा। क्यों जरूरी है सेल डिवीजन? ऑब्वियसली हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बिकॉज हम लोगों ने एक बहुत सिंपल सी चीज पढ़ते। आई गेस किसी की साइड से इको आ रहा है, दिव्या आपकी साइड से आ रहा है, सॉरी बट म्यूट कर लो। मैम प्लीज इतनी हिंदी नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज कोशिका। श्रेया आई एम सेइंग कोशिका इज सेल। सिंगल सेल। हिंदी एंड इंग्लिश आई एम यूजिंग बोथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से भी हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं उन हिंदी मीडियम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करने का। तो कहीं कहीं पे बिकॉज मुझे भी हिंदी नहीं आती, जितना मैं बच्चों से सुनती हूँ वही मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो सेल डिवीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है, बिकॉज सेल डिवीजन होगा तभी हमारी बॉडी क्या करेगी, तभी हमारी बॉडी में ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करेगी। एंड वी ऑल नो हमारे पास जो सेल्स होते हैं, जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, सेल्स के मिलने से क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से क्या मिलता है, ऑर्गन। 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 ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। बच्चों जस्ट होल्ड ऑन, गिव मी अ 2 मिनट्स। एक्चुअली मेरा लैपटॉप ऑफ हो चुका है, आई डोंट नो व्हाई। तो मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। हाँ, यस मैम। यस मैम। यस मैम। बस ना 2 मिनट मेरे को देना है, मैं चेक कर लूँ आखिर क्या हुआ है। ठीक ओके है। मैम। तो तब तक हम थोड़ा वर्बली डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि हमारा सेल होता है, सेल से मिलके हमारा क्या बनता है, टिश्यू मैम। टिश्यू। टिश्यू बनता से है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। बॉडी। एग्जैक्टली, ऑर्गन सिस्टम से हम लोगों का बनता है आपका ऑर्गेनिज्म। बॉडी नहीं, ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे हम इसको। ऑर्गेनिज्म। 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 एंड हम सब लोग ऑर्गेनिज्म ही तो है ना, वी ऑल आर ऑर्गेनिजम्स। यस मैम। यस मैम। ओके, ओके तो मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट हो चुका है, आई एम जस्ट ज्वाइनिंग दैट।
Until we are doing cell cycle and cell division chapter. आई थिंक अभी सब सही है। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से हम लोग बनते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसलिए वी नीड सेल डिवीजन, बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए होता है। डन। अब जल्दी से हम एक बार रिकैप देख लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था और हमने अब तक क्या क्या सीखा है। तो जिसने लास्ट क्लास का मिस किया था उसके लिए भी काफी चीजें हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल में वी हैव 2 फेजेस। कौन कौन से? जल्दी जल्दी से सब बताएंगे। कौन कौन सा? द फर्स्ट वन इज इंटरफेज और माइटोसिस फेज। इंटरफेज और माइटोसिस। माइटोसिस को भी हम एम फेज भी बोल देते हैं। इंटरफेज के अंदर वी हैव हाउ मेनी फेजेस? G1 phase, S phase और G1 G2 phase। phase, G2 phase। वेरी नाइस। G1 फेज में क्या होता है? मैम साइटोप्लाज्मिक इनकी कंटिन्यूअस। और एस फेज में? मैम सिंथेसिस होता है। G2 में? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ह्यूमन सेल को डिवाइड होने के लिए कितने आवर्स चाहिए? मैम 4 hours। ईस्ट सेल को? 90 minutes। 90 मिनट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। एम फेज के अंदर हम लोग माइटोसिस, माइटोसिस के अंदर 4 फेजेस आती है। कौन कौन सी फेजेस? मैम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। वेरी नाइस। यहाँ तक हम लोगों ने ये चीजें सीख ली थी। अगर मेरा सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन फेज में है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में मिलेगा? डीएनए और आरएनए। डीएनए की फॉर्म। क्रोमोसोम के वेरी गुड, वेरी गुड। क्रोमोसोम की फॉर्म में वो मिलेगा। और नॉन डिवाइडिंग में? क्रोमेटिन। वेरी नाइस। एंड क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन क्या है? बोथ आर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। या मैम ये पढ़ा था हम लोगों ने। और एस फेज में हमारे पास क्या डीएनए कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल होता है? यस मैम। नहीं यस मैम। डीएनए कंटेंट डबल होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम रहता है मैम। क्रोमोसोम सेम रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा लास्ट 2 क्लासेस का मेन टॉपिक्स हैं जो मैंने आप लोगों को फटाफट से रिकैप करा दिया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे एम फेज के ऊपर कि एग्जैक्टली एम फेज में क्या होता है। तो सबसे पहले वी ऑल नो एम फेज में हम कौन सी फेज पढ़ने वाले हैं? प्रोफेज। माइटोसिस पढ़ने वाले हैं। एम फेज इज ऑल्सो नोन एज माइटोसिस, इसको ही हम माइटोसिस। एंड माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक सेल का डिवीजन वाला फेज है ना। यस। जब सेल डिवाइड होगी तो माइटोसिस होने में कितना टाइम लगेगा? 1 hour। 1 hour। 23 आवर इंटर फेज में लगते हैं। फेज में मैम यस। 1 hour 1 hour टाइम। फेज में लगता है 23 आवर। पहले हमारा सेल कौन सी फेज में था? G1 में। G1 से निकल के किस में गया? G2 एस से फेज। निकल में G2 से निकल के जाएगा। G2 से निकल के M phase में M फेज की सबसे पहली phase। कौन सी फेज है? प्रोफेज में जाएगा। वेरी नाइस। ठीक है, अब हमारे पास जो G1 फेज, एस फेज, G2 फेज है, इन तीनों फेजेस तक डीएनए किस फॉर्म में है? chromatin क्रोमेटिन की फॉर्म में है। जैसे ही सेल
अब एकदम शांति से सुन लो बैठ के। जैसे ही सेल G2 से निकल के प्रोफेज में जाएगा तो क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा? क्रोमेटिन कंडेंस क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा ना। यस मैम। एंड स्टार्ट मेकिंग मतलब ये बनाना शुरू कर देगा क्या? क्रोमोसोम 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 बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर प्रोफेज से निकल के मेटाफेज Metaphase. मेटाफेज से एनाफेज Anaphase. एनाफेज Anaphase. एनाफेज से निकल के टेलोफेज टेलोफेज वेरी गुड। ठीक है, अब एक और चीज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास सेल है, ठीक है, सेल ने अपने अंदर ग्रोथ कर लिया है। ये सेंटर में हमारे पास केंद्रक मतलब न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल भी डबल हो चुका है, प्रोटीन भी बन चुका है। तो अब इसके अंदर ना दो चीजें हमें करानी है, बिल्कुल ध्यान से समझना। जहां पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना तो पूछ लेना कि मैम यहाँ पे फिर से बता दो। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज कि मुझे एक तो इसका क्या डिवाइड कराना है, क्योंकि मुझे डिवाइड कराना है ना, तो मुझे मेरे पास यहाँ पे डिवाइड कराने के लिए दो चीजें, एक तो ये बाहर वाला पूरा पार्ट सेल का और एक ये अंदर वाला। तो जब मैं न्यूक्लियस को डिवाइड कराऊंगी उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियो काइनेसिस काइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन डिवीजन। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले मैं क्या कराऊंगी, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कराऊंगी। तो न्यूक्लियस को डिवाइड करके मेरे पास कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, दो न्यूक्लियस इसके अंदर बन जाएंगे। हो गया कैरियोकाइनेसिस। यस अब मैम यस के बाद होगा साइटोकाइनेसिस Yes, ma'am. साइटोकाइनेसिस। तो अब यहाँ पे होगा साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में मेरे पास यहाँ पे दो अलग अलग सेल्स आ जाएंगी जो कि मुझे बेसिकली डिवीजन में कराना है। ठीक है ना। तो ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये चार फेजेस है। ये चारों फेजेस कैरियोकाइनेसिस की है, साइटोकाइनेसिस की। ये जो ये हमारे पास कैरियोकाइनेसिस की फेज है। तो इसका मतलब सेल जो है हमारा टीलोफेज से निकल के कौन सी फेज में जाएगा? साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में जाएगा। समझ में आ गया? सेल दोबारा से बोलो। सेल सबसे पहले जीवन में आया, जीवन से एस में S से G2 G2 से प्रोफेज से मेटाफेज एनाफेज एनाफेज टेलोफेज साइटोकाइनेसिस ऑल डन। ठीक है, तो इसका मतलब अब सुनो ध्यान से, जब मैं कैरियोकाइनेसिस करा रही हूं तो मुझे जो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज है, इतनी सारी चीजें, उनकी चीजों की जरूरत नहीं है ना। अभी मुझे फोकस सिर्फ इस पे करना है, न्यूक्लियस पे करना है ना, क्योंकि मुझे पहले न्यूक्लियस डिवाइड कराना है। तो इसका मतलब जो इसकी बाहर वाली सारी चीज है ना, उनको हम साइड हटा देंगे कुछ देर के लिए कि भाई अभी तुम साइड हट जाओ, मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी न्यूक्लियस डिवाइड कराना है। ये चीजें दिमाग में रखना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एम फेज को। तो एम फेज जो होता है ना हमारा माइटोसिस, इसको हम मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल बोलते हैं। ये हमारी पूरी सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक समझते हो, जो बहुत ज्यादा ड्रामा का, मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा होता है। इंटरफेज को हमने रेस्टिंग पीरियड क्यों बोला था? उसको हम रेस्टिंग पीरियड है, रेस्टिंग फेज इसलिए बोला था क्योंकि उसमें कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा था जो मुझे बहुत अच्छे से विजिबल हो। लेकिन इसके अंदर जो काम हो रहा है ना वो ऐसा है जिसको हम डायग्राम बना सकते हैं, जिसके बहुत सुंदर सुंदर उसकी इमेजिनेशंस देख सकते हैं, एनिमेटिंग वीडियोस हम उसकी देख सकते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ड्रामेटिक पीरियड। अगर नहीं समझ में आया क्यों ड्रामेटिक पीरियड बोलते हैं, अब हम इसके फेजेस पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या ड्रामा इसके अंदर चल रहा है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ड्रामेटिक पीरियड। और एम फेज में जो माइटोसिस है, माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। लिखने लग रहे हो ना सारी चीजें? यस मैम Yes, ma'am. तो हम ये भी लिख लेना, ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल। एनी डाउट बेटा? मैम माइटोसिस एक बार बता दो मैम, जो लास्ट लाइन बोली मैम आपने। क्या बताना है? मैंने बोला जो माइटोसिस होता है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन।
ओके मैम। अभी इक्वेशनल डिवीजन होता क्या है वो अभी समझाऊंगी आगे। मैम आपके इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, मेरी आवाज सही नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। सही से आवाज नहीं आ रही है मैम। बेटा मे भी आपके साइड नेटवर्क इश्यू होगा, मेरे साइड तो सही चल रहा है। अब नेक्स्ट लाइन आ गई, व्हाई वी आर कॉलिंग इट इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? हम इक्वेशनल का मतलब होता है ना इक्वल इक्वली डिवाइड करना। यस मैम। लेट सपोज मेरे पास 10 चॉकलेट है, मुझे उन 10 चॉकलेट को बच्चों में डिवाइड करना है। 2 बच्चे हैं मेरे पास, एक सेल से 2 ही तो सेल बन रही है ना। तो एक सेल के पास अगर लेट सपोज मेरे पास एक सेल है, इस एक सेल के पास अब इसका जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में मिलेगा? सेल डिवीजन फेज में जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में मिलेगा? क्रोमोसोम की फॉर्म में। लेट सपोज मेरे पास जो पेरेंट सेल है, उस पेरेंट सेल के पास है 10 क्रोमोसोम। तो इस पेरेंट सेल के जो 2 ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो डॉटर सेल बनेंगी, उन दोनों डॉटर सेल के अंदर इक्वल इक्वल क्रोमोसोम डिवाइड करेगी या नहीं करेंगी? यस मैम। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम दिखा रखे हैं? 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम्स हैं। यस मैम। चलो 4 वाले ले लेते हैं। तो ये दोनों की दोनों सेल को कितने कितने क्रोमोसोम देगी? 4 4 4। अब कोई बच्चा बोलेगा मैम 4 है तो 4 में से दो दो दे देना चाहिए उसको। लेकिन हमने अभी पढ़ा था इस फेज में क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। यस मैम। ना, उसी को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मतलब जो जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल के पास है, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल के पास है, उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के पास रहेंगे। यस मैम। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इक्वेशनल डिवीजन। डिवीजन। लाइन लिख लो, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट, पेरेंट के अंदर और जो बनने वाली नई सेल है प्रोजेनी सेल, दोनों में सेम मिलेगी। ठीक है मैम एक बार फिर बोलना। बेटा, मैंने बोला कि जो पेरेंट है और जो उससे बनने वाली 2 सेल है, उन दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। अगर पेरेंट के पास 10 क्रोमोसोम है तो बनने वाली दोनों सेल्स के अंदर 10-10 क्रोमोसोम्स ही पाए जाएंगे। ठीक है, यस मैम। क्योंकि क्रोमोसोम्स को एक क्रोमोसोम है, लेट्स सपोज मेरे पास 4 चॉकलेट है, वो 4 चॉकलेट मुझे बच्चों में डिवाइड करनी है, तो मैं क्या करूंगी? उन 4 चॉकलेट को हाफ हाफ पीसेस कर करके दे दूंगी। यस मैम। आस्तिक प्लीज म्यूट रखो बेटा, बहुत नॉइस आ रहा है आपकी साइड से। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाओ। अब ये बोलते हैं कि भाई हमने देखा, डिड यू नो, क्या आप ये जानते हो कि हमारा जो माइटोसिस है उसके अंदर 4 स्टेजेस है, जो हम लोगों को पता है ऑलरेडी, हमने याद भी कर लिया है। लेकिन वो चारों के चारों स्टेजेस के बीच में एक क्लियर कट लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते हम। वो कैसे नहीं कर सकते? अब अपना क्या करना, अपने आप को इमेजिन करना कि आप सब लोग लैब में, अच्छा आप लोग लैब में जाते हो? यस मतलब मैम। जो बायो, यस मैम। वहाँ पे सबने माइक्रोस्कोप देखा होगा। यस मैम। इमेजिन करना आप सब लोग Yes, अभी ma'am. अपनी बायो Yes, लैब में ma'am. बैठे हो और वहां पे माइक्रोस्कोप के अंदर आप एक सेल, आपको 1 घंटे के लिए लैब में बैठा दिया टीचर ने। ठीक है, जिसके लैब नहीं है वो इमेजिन कर लो ऐसी, आपको माइक्रोस्कोप देके बिठा दिया 1 घंटे के लिए कि भाई क्योंकि माइटोसिस 1 आवर का ही है ना, तो 1 आवर ही हमको चाहिए। अभी 1 आवर की हमारी क्लास है, पूरी 1 आवर की क्लास में हम यही समझेंगे कि एग्जैक्टली 1 घंटे में हो क्या रहा है। तो हम सभी अब माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, सेल देख रही हूँ मैं कि भाई मेरी सेल आखिरकार कैसे डिवाइड करती है, उसके अंदर डिवीजन के टाइम पे क्या क्या हो रहा होता है। होता ना एक मूवी जब हम देख रहे होते हैं कि मूवी के अंदर अब ये सीन चल रहा है, अब ये सीन चल रहा है, और वो हमारे माइंड में बिल्कुल कैप्चर हो जाती है ना अच्छे से, बिल्कुल सेम मूवी की तरह हम इसको समझेंगे आज यहाँ पे, बिल्कुल मूवी की तरह समझेंगे। और ऐसे ही सेम साइंटिस्ट ने किया, साइंटिस्ट ने एक डिवीजन वाली सेल लिया, माइक्रोस्कोप में देखा और जो जो चीजें वो देखता रहा और उसने नोट डाउन करके बुक में लिख दिया। उन्होंने भी तो यही किया ना। तो इसका वो ये बोल रहा है कि क्लियर कट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम चारों के चारों फेजेस के अंदर, बस छोटे छोटे डिफरेंस है सब में। हमें पता है कि 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जिसमें से सबसे पहली फेज है हमारे पास प्रोफेज। तो ये हमारी प्रोफेज जो है किसके बाद आती है? G2 के बाद आती है। आती नहीं आती है?
यस मैम। सबसे पहले Yes, जीवन ma'am. फेज में क्या हुआ था? ग्रोथ हुआ था, सेल ऑर्गेनेलिज का डबलिंग हुआ था, और एस फेज में डीएनए एप्लीकेशन हुआ था, जी2 में ग्रोथ हुआ था और सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किया था और प्रोटीन वगैरह बनाया। उसके बाद सेल विल एंटर इनटू प्रोफेज। प्रोफेज में सेल हुआ। अब प्रोफेज में जाते ही सबसे पहले क्या होगा? अब तक मेरी सेल नॉर्मल थी, तो सबसे पहले वो अपने डीएनए को क्रोमेटिन से किस में कन्वर्ट करेगी? क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट करेगी। तो आपने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर कि सेल ने क्या किया? सेल के न्यूक्लियस के अंदर, अभी आप देख रहे हो क्योंकि कैरियोकाइनेसिस चल रहा है सेल के अंदर, सबसे पहले आपने देखा कि जो डीएनए है ना वो और ज्यादा टाइटली पैक होने लग गया, और पैक होके उसने एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो इसका मतलब प्रोफेज के अंदर एंटर होते ही सेल क्या करेगी? अपना कंडेंसेशन ऑफ डीएनए होने लग जाएगा। क्या होगा? डीएनए का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा कि हमको कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर दिखनी शुरू होने लग जाएंगे वहां पे धीरे धीरे। एंड हमने एस फेज जब हमने पढ़ा था, एस फेज में हमने सेंट्रियोल डबल कराए थे, याद है ना? सेंट्रियोल मैंने बोला था आगे बताऊंगी उनका काम। 2 सेंट्रियोल बनाए थे ना हमने, हाँ जी मैम। बनाए थे ना। अब वो दोनों के दोनों सेंट्रियोल ने क्या करना शुरू कर दिया ना? अपोजिट अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर दिया। लेट सपोज ये एक सेल है, 2 सेंट्रियोल यहाँ पे बैठे थे, अब एक सेंट्रियोल इधर चला गया और दूसरे वाला सामने उसके आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। तो पहला स्टेप क्या हुआ? कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, और उससे क्या बना? क्रोमोसोम बनना शुरू हो गया। सेकेंड स्टेप, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू हो गया। सेकेंड स्टेप समझ में आया? Yes, ma'am. थर्ड स्टेप में देखो क्या होगा। थर्ड स्टेप में हमारे पास हमने G2 फेज में एक प्रोटीन बनाया था, ट्यूबुलिन प्रोटीन, मैंने शायद आपको लिखवाया होगा, लिखवाया Yes, था ना ma'am. ट्यूबुलिन प्रोटीन। वही ट्यूबुलिन प्रोटीन Yes, ma'am. अब क्या करेगा? वो जो हमारे सेंट्रियोल बने हैं ना, वो सेंट्रियोल अपने अंदर से ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकालने शुरू कर देंगे। ऐसे सेंट्रियोल होता है, ये देखो। आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में पढ़ा होगा। अपने अंदर से ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकालने शुरू कर देते हैं। इनको हम बोलते हैं क्या? माइटोटिक स्पाइंडल। फिर क्या हुआ? इनिशिएशन ऑफ द, इनिशिएशन मतलब होता है स्टार्ट होना, असेंबली का मतलब होता है इकट्ठा होना, बहुत सारे माइटोटिक स्पाइंडल, या फिर इन माइटोटिक स्पाइंडल को हम माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोल देते हैं, वो बनना शुरू हो गए हमारे। ये हुआ। ठीक है, अब पूरी सेल के अंदर देखो, ये मेरी सेल है, सेल में सेंटर में न्यूक्लियस है, अपोजिट अपोजिट पोल पे सेंट्रियोल आ चुके हैं, ये अपने अंदर से ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसका मतलब जितनी भी यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिज थी, अब उन बेचारियों को तो जगह नहीं मिलेगी ना रहने के लिए, क्योंकि पूरे सेल में माइटोटिक स्पाइंडल फैल चुका है। यस मैम। हमने क्या देखा कि हमारे सेल में देखो ये सेंट्रियोल मूव कर रहा है अपोजिट पोल पे, दिख रहा है? यस तो अब मैम। ये कौन सी सेल ऑर्गेनेलिज? विच सेल ऑर्गेनेलिज? Endoplasmic reticulum. तो फिर ये क्या है? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी उपकरण। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये न्यूक्लियोलस है। ये सब गायब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है ना हमारे पास, हम तो कैरियोकाइनेसिस करा रहे हैं। तो ये सारी ऑर्गेनेलिज डिसएपियर होना शुरू हो जाएंगी। क्या होंगी? डिसएपियर। ठीक है, चलो तो एक बार फिर से रिकैप करें। प्रोफेज में क्या हुआ? सबसे पहले डीएनए कंडेंसेशन हुआ, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव होना स्टार्ट हुए, फिर माइटोटिक स्पाइंडल बनना शुरू हुआ सॉरी, और उसके बाद सेल ऑर्गेनेलिज डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई। अब ये जो एनिमेशन दिख रहा है ना, इस एनिमेशन में एक और चीज दिख रही है मेरे को, जो न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो भी गायब होना शुरू हो रही है। यस Yes. न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट डिसअपियरिंग,
गायब होना स्टार्ट हुई। Yes, ma'am. वेरी गुड। चलो क्वेश्चन के लिए रेडी हो एक। Yes, ma'am. Yes, मैम Yes, ma'am. पोल में आंसर करना है सबको। बी रेडी फॉर द पोल। सब पोल में आंसर करोगे। क्वेश्चन रीड कर लो जल्दी से, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। दीपिका म्यूट करके पढ़ो क्वेश्चन। प्रियंका म्यूट योरसेल्फ। मैम हाँ हो जी गया। हो गया। चैट सेक्शन में डाल लिखो, जल्दी जल्दी से करो। यू हैव 1 मिनट ओनली। ओके मैम। मैम हो गया। डन मैम। हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज इनकरेक्ट बताना था। ऑप्शन ऑप्शन सी। सी। तो सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज शोज गोल्जी नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें तो डज नॉट शब्द शो। ऑप्शन सी। डिसअपीयर हो जाती हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो नेक्स्ट स्टेज हमारे पास कौन सी आती है प्रोफेज के बाद? मेटाफेज। 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 अब देखते हैं हम लोग मेटाफेज के अंदर क्या होता है। अब हमने देखा था कि जो हमारी प्रोफेज है ना, उसके एंड में क्या स्टार्ट हुआ था? न्यूक्लियर एनवेलप गायब होना शुरू हुआ था ना। यस मैम। यस मैम। अब हमने देखा कि भाई जब न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया, अब हमने बोला कि भाई मेरी जो प्रोफेज थी वो फिनिश हो गई। जब मेरे पास पूरी तरीके से गायब हो गया, मैं किस में देख रही हूँ? माइक्रोस्कोप में। पूरी तरीके से गायब। अब मैंने बोल दिया वो मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है हमारा स्टार्ट। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप कैसे बताओगे सेल अब मेटाफेज में एंटर हो चुका है, कैसे पहचानोगे सेल को? जब न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन मतलब गायब होना पूरी तरीके से, मार्क्स द क्या बताता है हमको? स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। अब हमने देखा कि ये मेरे पास अपोजिट पोल पे क्या है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स हैं। और ये सेंट्रियोल ने अपने अंदर से क्या रिलीज किए हैं? स्पाइंडल सिंगल फाइबर्स। फाइबर। अब क्या होगा? आप लोगों ने इससे पहले चैप्टर में क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को एक बार क्रोमोसोम की बेसिक स्ट्रक्चर बता देती हूँ। हमारे पास क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है। यस मैम। ऐसे होता है ना क्रोमोसोम? यस हाँ मैम। जी मैम। क्रोमोसोम के सेंटर में क्या होता है? सेंट्रोमियर। 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 और क्रोमोसोम्स की जो दो आर्म्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। These are known as क्रोमैटिड। अब इन सेंट्रोमियर के ऊपर ही ना एक प्रोटीन से बना हुआ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आके बन जाता है। दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क शेप स्ट्रक्चर। इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। अब जो हमारे स्पाइंडल फाइबर पूरे सेल में फैल चुके हैं ना, वो स्पाइंडल फाइबर हमारे क्रोमोसोम से ऐसे अटैच हो जाएंगे। ऐसे कैसे बनाओगे? मतलब कैसे अटैच होंगे? ये मेरे पास लेट्स सपोज ये सेल है। काइनेटोकोर को।
ठीक है, मेरे पास ये ऐसे क्रोमोसोम है, ऐसे फैले हुए होंगे क्रोमोसोम, क्योंकि अब क्रोमोसोम के बाहर वाली जो मतलब न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन तो रही नहीं है, तो न्यूक्लियस से सारे के सारे क्रोमोसोम पूरे सेल में स्प्रेड हो चुके हैं ना। Yes. ऐसे कुछ दिख रहा होगा अभी हमको। और यहाँ पे मेरे पास ये सेंट्रोमियर या फिर सेंट्रियोल, क्या बोलते हैं इनको, सेंट्रियोल ना। यहाँ से जो स्पाइनल फाइबर है ये ऐसे ऐसे अटैच्ड है, देखो ऐसे अटैच हो गया ना। रिपीट करना। देखो मैंने ये बताया बेटा, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर मैं आपको सिर्फ अभी समझा रही हूँ, जो आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम के सेंटर में सेंट्रोमियर होता है, जिससे क्रोमोसोम्स की आर्म्स अटैच होती हैं। क्रोमोसोम की आर्म्स को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड, ठीक है। और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर आके जुड़ जाता है, जिसको डिस्क शेप स्ट्रक्चर विच इज नोन एज काइनेटोकोर। और ये काइनेटोकोर क्या करता है, इसी काइनेटोकोर से आके आपके स्पाइनल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, क्योंकि पूरे सेल में स्पाइनल फाइबर्स ही तो फैले हुए थे ना। Yes, ma'am. देखना जरा, अब ये ऐसे अटैच हो गए, दिख रहा है अटैचमेंट कैसे है। हाँ मैम। Yes. वेरी गुड, आगे आ जाओ। ये देखो, अब ये इन्होंने बताया कि जो आपने स्पाइनल फाइबर्स देखे, ये आपको माइक्रोस्कोप में जब आप देख रहे हो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये ब्लू वाला पार्ट क्या है, ये क्रोमोसोम, और ये आपके रेड रेड, दीज आर द स्पिंडल फाइबर। स्पाइनल फाइबर्स, ठीक है। अब ये बोला जाता है जो हमारी मेटाफेज होती है ना, मेटाफेज के अंदर हमने मेटाफेज स्टार्ट कैसे हुई, जब न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया। और मेटाफेज ये एक ऐसी फेज है जिसके अंदर हमारा क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया था ना प्रोफेज के अंदर। Yes, ma'am. अब इस फेज में आते ही, Yes, ma'am. मेटाफेज में आते ही वो कंडेंसेशन पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, मतलब जो क्रोमोसोम है ना पूरी तरीके से बन जाएंगे। कौन सी फेज में, मेटाफेज है। मेटाफेज में क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि हमारे पास चारों फेजेस में से कौन सी बेस्ट फेज है जिसमें मैं क्रोमोसोम की बहुत अच्छे से मॉर्फोलॉजी देख सकती हूँ, मॉर्फोलॉजी समझते हो, आउटर स्ट्रक्चर। मेटाफेज में Yes, ma'am. मेटाफेज ये वो स्टेज होती है जिसके अंदर हम M4 मेटाफेज और M4 माइटोसिस मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे विच इज द बेस्ट स्टेज, विच इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, सो आपका आंसर क्या, आंसर मेटाफेज होगा, Metaphase. है ना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इन विच फेज कंडेंसेशन of chromosome gets completed, मैम मेटाफेज। दो क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन, हम सबके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 जोड़े 46 जोड़े नहीं 46। अनुष्का, आपकी आवाज आ रही है बेटा, 46 क्रोमोसोम होता है। तो ये 46 क्रोमोसोम ह्यूमंस के अंदर हमें जो बताया गया 46 होता है, ये काउंट कब किए गए होंगे, मेटाफेज के अंदर मेटाफेज में ही काउंट करके बताया गया ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम है, क्योंकि क्रोमोसोम्स की काउंटिंग भी सिर्फ और सिर्फ कौन सी फेज में पॉसिबल है, मैम आपकी वॉइस सही नहीं है आस्तिक बेटा, इट मीन्स आपके नेट में इशू है, बिकॉज बाकी बच्चों को तो सही आ रहे हैं ना, जब बाकी सही मैम, हमें भी नहीं आ रही है, मैम क्लियर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सही नहीं नहीं आ है। रही मैम। सब लोग वो करें ना, इसलिए भी हो रहा है।
मैम आपके वहाँ तो मैम क्लियर वॉइस आ रही है मैम, ये सब लोग अनम्यूट कर दे रहे हैं ना फोन को बार बार, इस वजह से आवाज टकरा रही। हाँ, तो आप लोग ट्राई करो चार सेक्शन में या तो आंसर देना या फिर अभी सुन लो, ठीक है। तो ये Yes, है ma'am. कि आप लोगों का यही देखो, दोबारा मैं बता रही हूँ, मेटाफेज के अंदर तीन चीजें। सबसे पहले कंडेंसेशन कंप्लीट होगा, क्रोमोसोम की काउंटिंग इसी फेज में पॉसिबल होगी, और क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी भी इसी फेज में पॉसिबल होगी। अब मुझे बताओ, अब सही आई है ना आवाज बिल्कुल? Yes, ma'am. हाँ जी मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जब आप लोग बीच में बोलते हो ना, तो उस वजह से बीच में रुक जाती है आई थिंक वॉइस। चलो फिर हमने कर लिया, देन आ जाओ। अब जो मैंने आप लोगों को काइनेटोकोर वाला कॉन्सेप्ट बताया है, उसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम के सेंटर में है सेंट्रोमियर, इसी सेंटर में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर आके अटैच हुआ विच इज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से अटैच होगी क्या आपके माइटोटिक स्पाइंडल, या फिर वी कैन कॉल देम माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब एक ही क्रोमोसोम के ये जो दो आर्म्स होते हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. सिस्टर क्रोमैटिड। चलो एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। ये मेरे पास दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमैटिड ये है, एक क्रोमैटिड ये है, इन दोनों क्रोमैटिड्स को क्या बोलेंगे? Sister chromatid. सिस्टर क्रोमैटिड। Sister chromatid. Sister or daughter chromatid. These are Sister chromatid. non-sister chromatid, No. अलग क्योंकि दो अलग अलग क्रोमोसोम्स की क्रोमैटिड है ना। Sister ये Ma'am? दो Yes. Yes. क्रोमोसोम वाली की सिस्टर बोलते हैं। आया समझ सिस्टर नॉन सिस्टर में डिफरेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब ये नॉन Yes, सिस्टर, ma'am. नॉन सिस्टर वाली वो कजन सिस्टर वाली है, आपकी जो रियल सिस्टर है वो तो आपकी ब्लड रिलेशन वाली होगी ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो कजन वाली है तो है तो दोनों क्रोमोसोम ही, तो दो क्रोमोसोम्स के अलग अलग नॉन सिस्टर। अब इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, क्या लाइन लिखी हुई है अब ध्यान से समझना। देखो चलो एक बार इसको रीड करो, जो लिखा हुआ है ना एक बार उसको पढ़ो, एंड हैंड रेज करके मुझे बताना किसको समझ में आया कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा आज क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं हम, अराउंड 7 बजे तक समथिंग, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 15 मिनट, ताकि टॉपिक में फिनिश करा दूं। Yes, ma'am. पढ़ो यस जल्दी से। मैम। बताओ तमन्ना, तमन्ना एक्सप्लेन करेगी सबको अच्छे से। वो जो क्रोमेटिड है वो उसके बाजू के काइनेटोकोर से उसके बाजू के जो पोल है ना वहां से स्पाइंडल माइटोटिक स्पाइंडल से जुड़ा होगा, और दूसरी बाजू दूसरा क्रोमेटिड है उसके काइनेटोकोर से वो ऑपोजिट साइड के जो पोल है वहां से स्पाइंडल के थ्रू जुड़ा होगा। चलो अभी देखो मैं बताती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है ना, तो अब ये सारे के सारे क्रोमोसोम ने क्या करा, अपने आप को एक लाइन में इकट्ठे हो गए, सेल के बिल्कुल सेंटर में आ गए। इस सेंटर को हम बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज इक्वेटर। जैसे ग्लोब देखा है सबने, ग्लोब, Ma'am. और यहाँ पे Yes, ma'am. है ना, यहाँ पे पोल होते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। तो सारे क्रोमोसोम कहाँ पे इकट्ठे हो गए, इक्वेटर पे इकट्ठे हो गए, एंड दिस इक्वेटर इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। इक्वेटर पे इकट्ठे हो गए एंड दैट इक्वेटर इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। और इकट्ठे कैसे हुए कि भाई इधर से जो स्पाइंडल एक क्रोमोसोम है, उस एक क्रोमोसोम में का एक क्रोमैटिड का पेयर, एक क्रोमैटिड तो एक साइड के स्पाइंडल फाइबर से अटैच है और दूसरे वाला दूसरे के साइड में, मतलब ये बिल्कुल वो वाली कहानी हो गई। देखो मैं आपको बताती हूँ, एक इंडिविजुअल है ये, क्रोमोसोम को ना एक इंसान मान लो, ठीक है, दो हाथ है इसके, एक हाथ तो इसने एक पोल को दे दिया अपना, दूसरा हाथ दूसरे पोल को दे दिया। ऐसे ये वाला इंसान भी, ये दूसरे वाला इंडिविजुअल भी, एक हाथ इसका इसने पकड़ लिया, एक हाथ इसका इसने पकड़ लिया। सेम कहानी हमारे क्रोमोसोम की साइड से है। अब बीच में खड़ा है, एक इधर वाला खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो स्प्लिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा हमारे क्रोमोसोम्स, Yes, हाँ ma'am. जी Yes, ma'am. है ना।
तो क्या होंगे, ये वाला पोल इनको अपनी साइड खींचेगा, ये वाला पोल इनको अपनी साइड खींचेगा, बेचारे क्रोमोसोम बीच में से टूट जाएंगे। अब पढ़ो इस लाइन Yes. को। अब वो अब याद करो एक चीज, मैंने बोला था मेरे पास 4 चॉकलेट है और 4 चॉकलेट मुझे 2 बच्चों में डिवाइड करनी है, तो 2-2 नहीं जाके चॉकलेट माइटोसिस में दोनों के पास 4-4 जाएंगी ना, तो मैंने बोला था बीच में से तोड़ तोड़ के मैं उनको दे दूंगी 4 चॉकलेट में से, हाफ हाफ करके दे दूंगी। वही तो कर रहे हैं क्रोमोसोम में भी, Yes, ma'am. 4 क्रोमोसोम है ना, 4 क्रोमोसोम है, Yes, ma'am. तो 4 में से हाफ हाफ करके दे दिया, 4 एक के एक पोल पे चला जाएगा, 4 एक पोल पे भी चला जाएगा। आ गए इक्वल, Ma'am. हो गया Yes, डिवीजन, ma'am. Yes, ma'am. इक्वेशनल डिवीजन, है ना। अब पढ़ो लाइन, क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए, ठीक है, विद 1 क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड हर एक क्रोमोसोम का कनेक्ट हुआ किससे, काइनेटोकोर से, किसके थ्रू, स्पाइंडल फाइबर के थ्रू, एक पोल से, Double K. और उसी क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमैटिड काइनेटोकोर और स्पाइंडल फाइबर की हेल्प से कौन से पोल से कनेक्ट हो, अपोजिट पोल से। Opposite pole. अब लाइन जो लिखी हुई है वो समझ में आई, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, आ जाओ ma'am. आगे। ये जो मैंने आपको मेटाफेज वाला बताया वही लिखा हुआ है कि भाई जो हमारे क्रोमोसोम है ना सब इक्वेटर पे आके इकट्ठे हो गए, एंड दैट इक्वेटर, दैट प्लेन इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। Plate. बहुत क्वेश्चन आता है इस मेटाफेज प्लेट पे, नीड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, जब पीवाईक्यू कराऊंगी। अब ये देखो, ये एनिमेशन से समझ में आ रहा है क्या, सारे क्रोमोसोम्स कैसे आके बीच में इकट्ठे हो रहे हैं, Yes, ma'am. और Yes, ma'am. एक क्रोमैटिड एक पोल से अटैच है, दूसरे वाला दूसरे से अटैच है, और ये येलो येलो क्या है, Pole. Spinal fiber. Pole. स्पाइनल फाइबर्स, और ये आपका सेंट्रियोल है ना। वेरी गुड। चलो अब मेटाफेज के बाद कौन सी फेज में आएंगे हम, नहीं उससे पहले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को, चैट सेक्शन में बताएंगे हर कोई इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन का भी सिर्फ 22 बच्चों ने वोट दिया था, आई जस्ट वांटेड टू चेक कौन बच्चे हैं जो आंसर नहीं करते हैं। मेटाफेस मैम। Ma'am, metaphase. Ma'am. Metaphase. 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 In which morphology of chromosome is most easily studied is known as metaphase. Very nice. किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, ma'am. नो मैम। चलो, very good. Next one phase is anaphase. Anaphase Anaphase. वो हमारी सबसे शॉर्ट फेज मानी जाती है चारों फेजेस में से, चारों फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सबसे छोटी। और सबसे लॉन्ग अगर मैं पूछूं कौन सी होगी, सबसे ज्यादा काम कौन सी फेज में हुआ था? Metaphase. मेटाफेस। Metaphase. Metaphase. मेटाफेज में क्या हुआ? प्रोफेज में हुआ था, कंडेंसेशन भी हुआ, सेंट्रियोल भी मूव करे, स्पाइंडल फाइबर भी बने, सब कुछ हुआ वहां पे। हम सेल डिसेपर भी हुए। हाँ, तो अगर आपसे कोई डिवीजन फेजेस में पूछे, माइटोसिस की चारों फेजेस में पूछे सबसे लॉन्गेस्ट फेज, तो आप आंसर दोगे? Prophase. और अगर आपसे कोई पूरी सेल साइकिल में पूछे सबसे लॉन्गेस्ट फेज, पूरी सेल साइकिल में, Interphase. इंटरफेज। इंटरफेस। अब देखना, एनाफेज एक सेकंड, हाँ एनाफेज आपको एक सेकंड में समझ में आएगा, इसको छोड़ो, ये देखो अब यहाँ क्या चल रहा है। एनाफेज में सिर्फ ये छोटा सा काम होगा, एनाफेज में सिर्फ ये छोटा सा काम हुआ, क्रोमोसोम में से सेंट्रोमियर बीच में से स्प्लिट हो गया, क्योंकि बेचारा सेंट्रोमियर ही क्या करता, जब दोनों साइड से फोर्स लगाया जा रहा था, टूट गया और फिर अपोजिट पोल पे मूव कर गया। Yes, ma'am. क्रोमोसोम की शेप कैसी बन जा रही है ना फेज में? वी शेप्ड। वी शेप, वेरी गुड, वी शेप बन रही है ना। यस मैम। Yes, ma'am.
अब ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, अब देखना समझ में आता है क्या आप लोगों को। ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर प्लेट, इक्वेटर की प्लेट से क्रोमोसोम दूर जाना शुरू हो गए। सेंट्रोमियर जो है हर एक क्रोमोसोम का इज टुवर्ड पोल, जो ये सेंट्रोमियर है ये पोल की साइड मुंह फेस था इनका। एंड ये ऐसा लग रहा था ना कि जैसे किसी का हाथ पकड़ के खींच के लेके जाता है, ऐसे वो खींच रहा है। तो और जो हमारी ये दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो ऐसे पीछे पीछे ट्रेलिंग करते हुए, ट्रेलिंग बिहाइंड, ट्रेलिंग का मतलब होता है खिंचती हुई चली आ रही है, तभी तो वी शेप बनी ना उनकी। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, Yes, ma'am. वेरी गुड। क्वेश्चन टाइम, पोल में आंसर करोगे। मैं पोल जनरेट कर रही हूँ, आंसर क्वेश्चन सॉल्व करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। मैम पॉल नहीं आया, आ गया। आ गया बेटा, अभी आ गया, चेक करो। मैम डन। हमेशा दिव्या सबसे पहले करती है। मैम डन। वेरी गुड। हमारी क्लास में 45 Ma'am, बच्चे done. हैं, तो इस टाइम आई वांट कि एटलीस्ट 40 बच्चे तो पोल में आंसर करेंगे करे। आज आप लोगों की अटेंडेंस में पोल के थ्रू ही लगाऊंगी, जो बच्चा पोल में आंसर करेगा। मैम डन। वेरी गुड। बेटा पोल ना आप फोन की स्क्रीन में बिल्कुल बॉटम राइट में देखो, 3 डॉट्स होंगी, है ना, उस पर क्लिक करो। एक्टिविटीज का एक ऑप्शन बन के आएगा, उस पर क्लिक करो। एक्टिविटीज के बाद पोल 1 एक्टिव दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कर दो। $25 वोट्स, हरी अब बच्चों। मैम डन, पोल में कर दिया आंसर। ट्वेंटी 27 वोट। भाई कहाँ है बाकी बच्चे, सो रहे हैं क्या? अच्छा एक बार जल्दी जल्दी से हैंड रेज करके अपनी अटेंडेंस मार्क कराना। देखिए कितने बचे हैं। 29। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं फिर क्लास में? चलो, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। वेरी नाइस। अब एनाफेज के बाद कौन सी फेज आएगी? टीलोफेज। टीलोफेज आएगी। अब टीलोफेज के अंदर क्या होगा? जो हमने प्रोफेज में कराया, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, जो हमने प्रोफेज में कराया था ना उसका बिल्कुल अपोजिट फेज में। हाँ, उसका सारा अपोजिट हम यहाँ पे कराएंगे। देखो कैसे कैसे अपोजिट कराएंगे। सबसे पहले हमने प्रोफेज के अंदर हम क्या कर रहे थे? कंडेंसेशन करा रहे थे। कंडेंसेशन का मतलब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनवा रहे थे। यस मैम। अब हमारी डिवीजन
अब हमारी डिवीजन फेज फिनिश होने लग रही है, तो अब हमें क्रोमोसोम से वापस क्रोमेटिन बनाना पड़ेगा। यस मैम। तो इट मीन्स हमको क्या कराना पड़ेगा इस फेज में, डीकंडेंसेशन कराना पड़ेगा, क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन। तो फर्स्ट स्टेप डीकंडेंसेशन, वेरी गुड, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच देयर, अलग अलग पोल पे आ गए हमारे, वो वहां पे आके डीकंडेंस हो जाएंगे और अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस कर देंगे, मतलब अब क्रोमोसोम्स की तरह नहीं दिखेंगे वो। फिर उसके बाद जो हमारा न्यूक्लियर एनवलप गायब हुआ था वो वापस से आना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा, और ये ऐसे न्यूक्लियर एनवलप बन के कुछ ऐसी सेल हमारी दिखेगी, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हमको नहीं दिखेंगे, क्रोमैटिन मटेरियल दिखेगा अपोजिट पोल्स पे। हमने जितनी सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपियर कराई थी वो सब वापस आ जाएंगी, न्यूक्लियोलस, गोल्जी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म वापस बन जाएंगी, और न्यूक्लियर एनवलप भी आ जाएगा। हुआ बिल्कुल प्रोफेज के अपोजिट। यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। अब देखना जरा ये वाला एनिमेशन चल रहा है क्या हमारा, नो चल नहीं रहा है। चलो इतना हमको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ये बता, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। Yes, हाँ ma'am. जी मैम। यस मैम। तो सबसे पहले है मेरे पास मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन से होते हैं, दोनों क्रोमेटिड सेम होती है उसकी। सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। और सब मेटासेंट्रिक सेंटर से अपर एंड स्मॉलर सेंटर से लोअर। थोड़ा सा साइड में है ना ये। और टीलोसेंट्रिक एक बिल्कुल छोटी और एक बड़ी। लोअर। अब बताओ एक्रोसेंट्रिक क्या होगा फिर, एक छोटा एक बड़ा। हाँ एक बहुत बड़ा होता है, एक बिल्कुल छोटा होता है। लेकिन टीलोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे होता है। तो ये वाला एक्रोसेंट्रिक का डायग्राम हुआ ना। अब मुझे आपसे इनकी शेप जाननी है कि अगर ये मेटासेंट्रिक वाला किसमें गया एनाफेज में, तो इसकी शेप क्या बनेगी, इसकी शेप वी शेप बनेगी, इसकी शेप क्या बनेगी, सब मेटासेंट्रिक की शेप एल शेप। एल शेप बनेगी, और टीलो की आई जे शेप। शेप, नहीं सॉरी टीलो की आई बनेगी, आई बनेगी, है ना, क्योंकि तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। और एक्रो की जे शेप बनेगी। तो 4 शेप बन सकती हैं, को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो डाउट मैम। तो अब तक हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस फिनिश कर लिया। अब हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब साइटोकाइनेसिस में देखो क्या करना है, सिंपल, इस सेल को बीच में से ऐसे कट कर देना है। अब ये साइटोकाइनेसिस 2 केसेस में आएगा, या तो प्लांट सेल के लिए और एक एनिमल सेल के लिए अलग अलग होगा। अच्छा अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं प्लांट और एनिमल में डिफरेंस क्या है? उसमें सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, और इसमें नहीं होती। वेरी गुड, सेल वॉल का भी होते हैं। सेल्यूलोज। अब सुनो डिफरेंस होता है। एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, और प्लांट सेल के बाहर एक हार्ड सेल वॉल होती है विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो इसका मतलब मुझे साइटोकाइनेसिस करने में भी अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। एनिमल के बाहर कोई हार्ड कवरिंग नहीं है तो वो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन प्लांट सेल को तो नहीं तोड़ सकते ना हम। यस मैम। तो इसका मतलब उन दोनों का साइटोकाइनेसिस भी अलग अलग मेथड से होगा। यस मैम। तो देखो कौन कौन सा मेथड है, लिख लेना इसको फटाफट से। एनिमल सेल के अंदर क्या होगा, क्लीवेज फरो के थ्रू होगा। क्लीवेज फरो का मतलब होता है 2 सेल है, उनके बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन सा बन जाएगा और दोनों सेल अपोजिट मूव करेंगे और बीच में से टूट जाएंगे, सिंपल होगा। लेकिन प्लांट सेल को हम तोड़ नहीं सकते ना। ये मेरे पास प्लांट सेल है, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास 2 अलग अलग
सेल बन गए हैं, मतलब न्यूक्लियस बन गए हैं। अब मैं इसको बीच में से तोड़ तो सकती नहीं हूँ, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे? सेंटर से शुरू होगा उसका साइटोकाइन। इसमें क्या हो जाएगा ना, इसमें इनके बीच में मैं एक सेल प्लेट बनवा दूंगी। डिवीजन नहीं होगा, बीच में एक सेल प्लेट बन जाएगा, और सेल प्लेट बनने के बाद ये एक अलग सेल कहलाएगा और ये एक अलग सेल कहलाएगा। यस मैम। क्वेश्चन आता है यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल के अंदर किस मेथड के थ्रू होता है? तो आंसर शुड बी, आंसर क्या होना चाहिए? क्लीवेज Complete. क्लीवेज फरो के थ्रू। और प्लांट सेल में सेल सेल करो। ये क्यों करना पड़ा हमें? सेल प्लेट। क्योंकि एनिमल सेल के अंदर तो इजी है, क्लीवेज फरो में जाएगा, दोनों सेल के बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होगा, सेंटर में अपोजिट अपोजिट मूव करेंगे और ये टूट जाएगा। लेकिन प्लांट सेल में क्या है, प्लांट सेल के बाहर एक इनएक्सिबल सेल वॉल है, मतलब जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब इसका साइटोकाइनेसिस एक अलग मैकेनिज्म से होगा। उस मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, ये देख लो क्या हो रहा है। सेल के बीच में छोटे छोटे वेसाइकल्स आके इकट्ठे हो जाएंगे, वही वेसाइकल से एक सेल प्लेट बना लेंगे, और सेल प्लेट को ही हम बाद में बोल देंगे मिडल लैमेला। मिडल लैमेला किससे बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट। वेरी गुड, कैल्शियम पैक्टेट से ये आपका बना होता है। तो याद हो जाएगा, एनिमल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस किसके थ्रू? क्लीवेज फरो। और प्लांट सेल के अंदर? वेरी गुड। अनुष्का ने क्वेश्चन पूछा है, सेल प्लेट। अनुष्का का एक क्वेश्चन है, मैम देन सेल डिवीजन प्रोसेस जाइगोट डिवीजन में भी यूज होता होगी क्या? बिकॉज जब ट्विंस और ट्रिपलेट्स फॉर्म होता है तो जाइगोट तो डिवाइड ही होता होगा ना। देखो अनुष्का, इसका आंसर आपको क्लास 12 में मिल जाएगा इजीली। जो आपके ट्विंस बनते हैं या फिर ट्रिपलेट्स बनते हैं, उसमें अलग अलग केसेस होते हैं कि या तो एक ही एग से दो स्पर्म फ्यूज कर जाते हैं, दो मेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं, तब आपके कैसे बनता है? दो होता है ना, आपने ट्विंस भी दो तरीके के देखो। एक तो ट्विंस होता है जो बिल्कुल सेम सेम दिखता है, एक ट्विंस वो होता है जो अलग अलग दिखता है, मतलब एक बेबी बॉय हो जाता है, एक बेबी गर्ल हो जाता है। और कुछ ट्विंस बिल्कुल सेम होता है, एक जैसे ही दिखता है, बिल्कुल एक जैसी एक्टिविटीज, Okay, ma'am. है ना। तो वो वाला केसेस होता है जब दो स्पर्म फ्यूज कर जाते हैं, तो एक बेबी गर्ल भी बन सकती है, बॉय भी बन सकता है, या अलग अलग बन सकता है, ठीक Okay, है। ma'am. लेकिन जब एक ही जाइगोट बना, एक ही जाइगोट के अंदर डिवाइड होके वो दो जाइगोट बना लिए उसने अपने अंदर से, तब बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस बनता है, बिल्कुल आइडेंटिकल, ठीक है। हाँ, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस इनको बोल सकते हैं। इसका पूरा डिटेल आपको 12th क्लास में समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला। ये देख लो जरा साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है। अब हमने साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करा दिया, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड के टाइम पे ही सेल के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स दो दो हैं, दो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, दो क्लोरोप्लास्ट हैं, तो दोनों सेल के अंदर इक्वली इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगी? यस मैम। तो वही डिवीजन चल रहा है यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से इस एनिमेशन को। सारी सेल ऑर्गेनेल्स वापस से आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया, गोल्जी बॉडी भी आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ गया, क्लोरोप्लास्ट भी आ गया, और हमारे पास बन गई दो सेल्स। एनिमेशन वर्किंग नहीं हो रहा है, नो वरीज। चलो यहाँ तक मेरे को बताओ, समझ में आया ना सबको जो मैंने बताया? हाँ यस मैम। अब हमने एक सिंपल सा चीज ये पढ़ा है कि जब भी हमको सेल डिवाइड कराना है तो सबसे पहले हमें क्या कराना होगा? कैरियोकाइनेसिस। सेल और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस तो चल रहा होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है। तो वहां पे कैसी कंडीशन देखने के लिए मिलेगी? सेंसिटियम, मतलब उसके न्यूक्लियस ज्यादा हो जाएंगे कि देखो क्या होगा, एक बार कैरियोकाइनेसिस हुआ, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। आइडियली उसके बाद वहां पे क्या होना चाहिए? साइटोकाइनेसिस होना चाहिए, राइट दिव्या? लेकिन साइटोकाइनेसिस हो नहीं रहा है,
तो अब 2 न्यूक्लियस से फिर वापस से कैरियोकाइनेसिस होके 4 न्यूक्लियस बन गए, फिर दोबारा से सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ 8 न्यूक्लियस, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी नहीं, मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियस वाली कंडीशन। ऐसी कंडीशन में जो सेल बनता है उस कंडीशन को बोलता है सिंसाइटियम, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। इस लाइन को लिखना चाहो लिख लेना, एनसीईआरटी में दी हुई है ये लाइन। ये कब होता है? जब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। वेरी गुड, ठीक है। इसका लाइव एग्जांपल कोकोनट। कोकोनट तो सबको पता ही होगा, नारियल पानी। यस मैम। नारियल पानी वाला जो पार्ट है ना, नारियल पानी का जो पानी वाला पार्ट है वो उसका क्या है? वाटर वाला पार्ट, वो उसका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। आपने पहले भी पढ़ा होगा। और जो उसका मलाई वाला पार्ट होता है ना, कर्नल बोलते हैं जिसको, व्हाइट कर्नल, वो क्या होता है आपका? सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। मतलब ये जो पानी वाला पार्ट है ना, ये कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस है। जानवी फ्री न्यूक्लियर का मतलब है कि न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस डिवाइड होते चले गए, तब वो इतना सारा पानी उसके अंदर बनता है। और मलाई वाला पार्ट है वो नॉर्मल ही बनता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटो कैरियो साइटो कैरियो साइटो। लेकिन जो पानी वाला पार्ट है वो उससे बनता है जब सिर्फ और सिर्फ कैरियो कैरियो चलता रहता है। फ्री न्यूक्लियस डिवीजन। चलो, तो ये लिख के बताता है। देखो कंडीशन बता दिया ना इन्होंने कि हमारे पास एक सेल है, एक न्यूक्लियस है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, जो लिक्विड एंडोस्पर्म है, मतलब पानी वाला पार्ट है कोकोनट का। 2 न्यूक्लियर, 2 से 4, 4 से 8, और फिर उसके बाद उनके अंदर साइटोकाइनेसिस होके क्या बना? सेल्यूलर वाला, मतलब मलाई वाला पार्ट बना, कर्नल वाला पार्ट। यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमने माइटोसिस पढ़ लिया अच्छे से, हमारे ब्रेन में एक अच्छी सी पिक्चर बन गई माइटोसिस की, कि सबसे पहले क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेगा, फिर सेल ऑर्गेनेलीज गायब हो जाएंगी, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाएगा धीरे धीरे, फिर पूरी तरीके से हमारा जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी उसी में स्टडी करेंगे अच्छे से। सारे क्रोमोसोम बीच में सेंटर में इकट्ठे हो जाएंगे आके, उनसे स्पाइनल फाइबर अटैच हो जाएगा एक पोल से एक पोल से, फिर वो स्प्लिट हो जाएंगे, ऐसे अपोजिट पोल पे मूव करेंगे, फिर अपोजिट पोल पे मूव करके वापस से न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा, सारी सेल ऑर्गेनेलीज आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देंगे, हमारा माइटोसिस हो गया। यही तो सीखा ना अब तक हमने। यस मैम, डेफिनेटली। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या समझते हो? यस मैम, आई अंडरस्टैंड। क्या होता है सिग्निफिकेंस? Ma'am, significance means it is like what is important on that part. Like if you are telling us about meiosis, so you're just telling about the significance. That means the importance of meiosis. Importance, characteristics and significance Is that का right? मतलब होता है कि माइटोसिस मेरे को कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, यस मैम। है ना? कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो हम सिग्निफिकेंसेस में सबसे पहला पॉइंट आता है, हमने सीख लिया कि जो हमारा माइटोसिस है विच इज अ इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा सेम रहेंगे, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल एनिमल सेल, हमारी बॉडी सेल। हमने एक चीज बोला था, आप लोग खुद बोलते हो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या ऐसा है कि हमारी किसी सेल के अंदर 46 ना हो के 43 हो या 23 हो या उससे भी हाफ हो? नहीं होता ना। सबके अंदर बिल्कुल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है। इट मींस हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वो डिवाइड कौन से प्रोसेस के थ्रू करती हैं? माइटोसिस से डिवाइड कर रही है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम रह रहा है। तो इसका मतलब जितने भी डिप्लॉयड एनिमल सेल्स हैं वो सब माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड कर रहे हैं। डिप्लॉयड समझ तो 2n और n वाला कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। यस मैम। जैसे कि हमारा इंसेक्ट्स है, हनी बीज, ये आपको देखने के लिए मिलता है। हैप्लॉइड सेल्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। कुछ
हैप्लॉइड सेल्स भी होती हैं जो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती है। हमने बोला डिप्लॉइड एनिमल सेल सबके अंदर पाया जाएगा, लेकिन ये जो हनी बी वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे 12th क्लास में जाके। जो मेल हनी बी होता है, यस मैम। अच्छा वो वाला पढ़ा है आपने? हनी बी में क्वीन होती है, एक ड्रोन होता है, Yes, ma'am. Queen Yes, bee. ma'am. वर्कर बीज होती है। वर्कर Yes, बीज का ma'am. काम होता है कि Yes. वो सिर्फ काम करती है, वो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करती। रिप्रोडक्शन करने का काम क्वीन हनी बी का होता है, क्वीन Yes, ma'am. ना, जो रॉयल जेली Yes, खाती है, रॉयल जेली खाती है। तो जो हमारे पास वो मेल हनी बीज होता है ना, वो मेल हनी बीज की पूरी बॉडी हैप्लॉइड ही होती है। तो उनकी बॉडी ग्रो कौन से प्रोसेस के थ्रू करती है? माइटोसिस के थ्रू करती है। Tosis के दो. क्यों माइटोसिस के थ्रू करा रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी वो उनके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अगर हमने उनकी बॉडी को किसके थ्रू करा दिया? मियोसिस के थ्रू करा दिया, मतलब मियोसिस अभी मैं आगे समझाऊंगी आपको। तो मियोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाता है। तो इसका मतलब कुछ हैप्लॉइड सेल्स भी हैं जो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती है, अनलेस सारी डिप्लॉइड सेल्स माइटोसिस दिखाती है। ठीक है, वेरी, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट वी हैव माइटोसिस की वजह से हमारे क्या होता है कि जितनी भी सेल्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, हर एक सेल के अंदर सेम जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट पाया जाता है। वही मैंने आपको जो बताया, हमारी जितनी भी बॉडी में सेल्स है सबके अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक सिग्निफिकेंस ये था इसका, हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है, जितनी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी की ग्रोथ किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से। सिग्निफिकेंस है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हर कोई ग्रो किसकी वजह से करता है? माइटोसिस की वजह से करता है। नेक्स्ट, हमारी बॉडी की किसी भी पार्ट में, किसी भी सेल के अंदर अगर डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयरिंग का काम भी कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? माइटोसिस। रिपेयरिंग इज ऑल्सो डन बाय माइटोसिस। तो ये भी सिग्निफिकेंस हुआ ना? यस मैम. Yes, अब इसमें कौन कौन सा हो जाता है? जैसे हमारी अपर लेयर है, स्किन वाली लेयर, अगर वो डैमेज हो जाए वहां पे वापस से स्किन रीजनरेट आ जाती है माइटोसिस के थ्रू। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी इंटेस्टाइन्स है, उन इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स में कुछ डिफॉल्ट आ जाए, वो भी रिपेयर किसकी वजह से होंगी? माइटोसिस की। हमारी जो ब्लड सेल्स है, आरबीसीज है, आरबीसीज क्या कभी डिवाइड करती है? आरबीसीज नेवर डिवाइड, क्योंकि आरबीसीज के अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं होता। तो ब्लड सेल्स Yes, कौन सी ma'am. बात कर रहे हैं? डब्ल्यूबीसीज की बात कर रहे हैं। वाइट ब्लड सेल. व्हाइट ब्लड सेल्स वो किसके थ्रू डिवाइड करती है? माइटोसिस के थ्रू। Ma'am, mitosis. वेरी गुड। नेक्स्ट, आप लोगों ने इससे पहले चैप्टर में एक चैप्टर पढ़ा होगा एनाटॉमी वाला, वहां पे पढ़ा होगा परमानेंट टिश्यूज और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मतलब हिंदी में बता देती हूँ, कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जो डिवाइड करते ही करते रहते हैं, और कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं करते। तो डिवीजन भी किसकी वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से। एंड उन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से उनके अंदर कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती रहती है। प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स की ग्रोथ कभी नहीं रुकती। ह्यूमंस के अंदर तो होता है ना, हमारी ग्रोथ रुक जाती है एक टाइम के बाद। यस मैम. प्लांट्स की ग्रोथ कभी नहीं रुकती, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती है। क्यों कॉन्टिन्यूस ग्रोथ है? बिकॉज दे हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते रहते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ पे पाए जाते हैं? शूट के टिप पे और रूट के रूट पे। ठीक है, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा माइटोसिस है वो हमारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करके रखता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करके रखता है। जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो पेरेंट सेल में है, वही रेशियो डॉटर सेल्स में भी पाया जाता है। ठीक है, ये सारे सिग्निफिकेंसेस आप लोगों को याद होने चाहिए। जल्दी से एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को एंड टेल मी योर आंसर इन द चैट सेक्शन।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एवरीवन इज सेइंग सी टी, दो ऑप्शन बता रहे हैं, देख लेते हैं दोनों। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रिजल्ट इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रूआउट देयर लाइफ, and mitosis usually result in the production of daughter cell with their different genetic complement. जो बच्चे सी बोल रहे हैं, let me check their names. मैम वो करेक्ट हाँ, उसको वो इनकरेक्ट ना करके Correct करेक्ट answer बता है। रहा। हाँ, वो करेक्ट आंसर है। यस हमें मैम बताना इनकरेक्ट। तो करेक्ट इज D. D option, ma'am. Ma'am, D option. ठीक है, बिकॉज D डिफरेंट option. जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ना होके कैसा जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है? मैम सेम Same. D. थोड़ा इशू हो गया। सेम जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो, फिर आ जाते हैं हम एक बार जल्दी से अपना शॉर्ट समरी देख लेते हैं पूरा का पूरा। इस समरी को जल्दी से पढ़ो एंड लेट मी नो आपको कहीं पे डाउट है क्या। फर्स्ट पॉइंट, माइटोसिस के अंदर 4 फेजेस है, पी मैट फेजेस। क्रोमोसोम कंडेंसेशन प्रोफेज में चलता है। सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे मूव करता है। न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर हो जाता है, स्पाइंडल फाइबर बनने शुरू हो जाते हैं। जो मेटाफेज है वो कैसे पता लगाया जाता है? माइटोसिस मेटाफेज में होता क्या है, सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन हो जाता है। एनाफेज के टाइम पे सेंटर में डिवाइड हो जाता है, क्रोमेटिड अपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देता है। ऑल 4 पॉइंट्स आर क्लियर? यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे चले गए तो क्रोमोसोम क्रोमैटिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, डीकंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाएगा, और फिर उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन फिनिश, और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन स्टार्ट विच इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ऐसे ही हमारा इक्वेशनल डिवीजन हो जाता है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो होता है पेरेंट का, वही सेम क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स के अंदर भी पाया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रोमोसोम्स को बीच में से तोड़ तोड़ के डिवाइड कर देते भेज देते हैं अलग अलग सेल्स के अंदर। ठीक यस है, मैम अब है Yes, होमवर्क टाइम। होमवर्क के लिए आप लोगों के पास एमटीजी बुक का पीडीएफ है, मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया होगा आई गेस। हाँ जी मैम। Yes, ma'am. उस पीडीएफ से आप लोगों को Yes, ma'am. सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। मेक श्योर लेटेस्ट ईयर वाले करने हैं, 2005 प्लस ईयर्स वाले। ठीक है, Yes, अगर ma'am. नहीं आप लोगों के Okay, पास एक ma'am. बार मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द Meiosis. मियोसिस। मियोसिस जो होता है हमारा, मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो आप लोगों को ये पढ़ के आना है कि व्हाई वी कॉल इट रिडक्शनल डिवीजन। ओके मैम माइटोसिस को हमने इक्वेशन, एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल फिनिश दिस चैप्टर। इस चैप्टर को फिनिश करके हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। Yes, ma'am. अच्छा, आप लोगों के एग्जाम्स वगैरह हैं कब अभी कोई? हाँ जी मैम मैम। 21, 22, 23. मॉक टेस्ट है।